नमस्कार, कैसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। अब हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से गौर करके पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस पर एक बार आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मैं एक बार आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में है। यानी कि यह तो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। यानी कि हमें 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। तो कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले हम पूर्णांक लेते हैं। मतलब क्या किया था वहां पर? सबसे पहले हमने यह किया था, माना पहला पूर्णांक मान लेते हैं x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1 व तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ? x+2। तो हमने इस प्रकार से तीनों पूर्णांक ले लिए। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। अब जैसे ही हमने आगे की तरफ क्वेश्चन को पढ़ा तो उसने कहा कि 3 लगातार पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में दे दिए हमने। अब उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है तथा योग करना है। उस योग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा बताओ? 74 प्राप्त होगा। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करो। एक बार मैं वापस से आपके लिए रिपीट करता हूँ। 3 पूर्णांक लगातार बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसलिए हमने उन तीनों पूर्णांकों को मान लिया। माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x+1 है और तीसरा पूर्णांक x+2 है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने 6 किया था, बस थोड़ा सा इसमें और लॉजिक उन्होंने कर दिया। इस इबारत को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उन्होंने क्या किया, क्या कहा बताओ? तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि आप उन तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2 से, 3 से और 4 से गुणा कीजिए और फिर उनको जोड़िए। यानी कि इस पहले पूर्णांक को हमें 2 से गुणा करना है, दूसरे वाले पूर्णांक को 3 से गुणा करना है और तीसरे वाले पूर्णांक को 4 से गुणा करने पर और उन सभी को जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए बताओ? 74। यानी कि प्रश्न कहता है कि पहले वाले पूर्णांक को आप गुणा करो 2 से, प्लस नहीं, सॉरी अभी मैं बताता हूँ उसको, कि पहले वाले पूर्णांक को आप गुणा करो 2 से, दूसरे वाले पूर्णांक को आप गुणा करो 3 से और तीसरे वाले पूर्णांक को आप गुणा करो 4 से। और फिर आप इन सबको अगर जोड़ दो तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए बताओ? 74 प्राप्त होना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पूर्णांक, दूसरे पूर्णांक और तीसरे पूर्णांक को क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करके जोड़ दे तो 74 प्राप्त होता है। वही हमने किया। तो यहाँ पर मैं पहले पूर्णांक का मान लिख देता हूँ x, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर ये 3 नहीं सही। अब हम दूसरे पूर्णांक का मान यहाँ से लिखते हैं x+1, तो यहाँ पर आ जाएगा x+1 प्लस यहाँ पर है 4। अब 4 को गुणा करना है मुझे तीसरे पूर्णांक से और तीसरे पूर्णांक का मान है x+2 = 74। अब हमें क्या करना है? यह समीकरण प्राप्त हो गए। तो यह समीकरण सेम वही है जो हमने प्रश्नावली 2.1 में इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। अब आपको इसको हल करना है। अच्छा, जो संख्या कोष्टक के बाद उसको प्रत्येक संख्या से गुणा कर दो तो ये तो सेम रहेगा 2x प्लस 3x से भी गुणा होगा और 3x से भी गुणा होगा। तो 3 जब x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x और 3 जब 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। प्लस 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4x और 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 4 2 चौकू 8। अब इधर क्या चल रहा था? 74। अब इसको हल कर लो। बताओ यहाँ पर 2x है, 3x है और 4x है। तो 2 और 3 कितना होता है? 5।
5 और 4 कितना होता है 9। तो x कितने आ गए बताओ 9 आ गए। तो 9x लिखते हैं। अब बताओ यह 3 और यह 8, 8 और 3 कितने होते हैं बताओ 11। तो 8 और 3 कितना हो गया बताओ 11, बराबर में क्या चल रहा था 74। अब आप मुझे बताइए x को मुझे ज्ञात करना है, तो बाकी सभी चीजों को मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊं। तो सबसे पहले मैं 11 को अगर दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 11 अगर प्लस का था तो बराबर में उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9x = 74 - 11। अब बताओ 74 में से जब 11 जाते हैं तो बचता है 63। तो बताओ यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी 63/9, क्योंकि 9 कहाँ आ जाएगा बटे में, और 9 से 63 जब बढ़ता है तो वो करता है 7 भाग। अतः जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 7। यहाँ तक आप जल्दी से नोट कीजिए कि यहाँ पर जगह नहीं बची, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। जल्दी से आप यहाँ तक आपने कर लिया होगा नोट। अब मैं थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन को पूरा कर सकें। अब मुझे आप बताइए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। तो x क्या था, x का पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक में मिल गया 7। तो आप ऐसे भी बता सकते हो पहला पूर्णांक अगर 7 है तो उसके बाद लगातार 3, 7, 8, 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, 8, 9। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर x का मान रखते जाओ तो आपको पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक आसानी से मिलता जाएगा। तो पहला पूर्णांक जो कि था हमारा x कितना आया बताओ 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। वह दूसरा पूर्णांक जो कि क्या था बताओ x + 1, कहाँ से लिखा सर, ये रहा x + 1, क्या आ जाएगा बताओ 7 + 1 मतलब 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे में बताओ तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x + 2 यानी कि 7 और 2, 7, 2, 9। तो वो 3 पूर्णांक कौन से थे 7, 8 और 9, और यही आपके आंसर है। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आपने वो पिछला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप आसानी से कर सकते हो। नहीं आए, जो भी क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो मैंने आपको बता दिया, वो आप मुझसे पूछ सकते हो बाकायदा बिना झिझक के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या सीखोगे, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को हल करो और इस प्रश्नावली को सीखो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, किसी कक्षा में बालक और बालिकाएं बैठी हुई है, उन बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। इतना सामने बढ़ गया। अब यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, यह हमें ज्ञात करना है। यानी कि कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम या तो बालिकाओं की संख्या को x मान लेंगे या बालकों की संख्या को x मान लेंगे, किसी की भी संख्या को हम x मान सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हम x मानेंगे, हम प्रश्न की सहायता लेंगे। क्या, दो चीजें प्रश्न कहेगा कि बालक और बालिकाओं का अनुपात कितना है 7:5, और बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो इन दोनों चीजों की सहायता से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर x की वैल्यू जैसे आएगी तो बताओ बालकों की संख्या आ जाएगी और बालिकाओं की संख्या आ जाएगी, और बालक और बालिकाओं दोनों की संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा तो कक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बालक या बालिकाओं में से किसी भी एक को x मानना है, उसके अनुरूप फिर आगे बढ़ते जाना है प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे आंसर आपका स्टार्ट होता है। अब मैं बार बार बालक और बालिकाएं नहीं लिख करके, बालक के लिए मैं यानी कि बालक होता है बॉय यानी कि लड़का, उसके लिए मैं बी लिख दूंगा, और बालिकाओं के लिए मैं लिख दूंगा गर्ल्स यानी कि जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यदि बालक जी
बालक बी व बालिकाएं जी हो तो अपन को बी और जी का मान क्या करना है। तो माना बालिकाओं की संख्या कितनी है बताओ, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बताओ, x। अब प्रश्न हमसे क्या क्या कहता है वो करते जाओ। प्रश्न हमसे कहता है प्रश्नानुसार हमसे दो बातें कही गई है। बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यानी कि बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या, बालक कितने हैं b और बालिकाएं कितने हैं g, इन दोनों का अनुपात कितना है बताओ, 7:5 है। क्लियर यहाँ तक। यानी कि इससे क्या पता चला हमें कि b/g = 7/5। अब g हमने क्या माना था, बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई बताओ, x। तो बताओ इस g की जगह हम क्या लिख देंगे, x। तो मैं लिखूंगा b/x = 7/5। तो मैं लिख सकता हूँ, बताओ मैं लिख सकता हूँ b की वैल्यू, यानी कि x को मैं उधर भेज दूं तो x इधर नीचे है, उधर जाते हैं ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x/5। अब देखो ध्यान से गौर करो, g का मान भी x में आ गया, b का मान भी x में आ गया। अब जैसे हम वो दूसरी वाली कंडीशन लगाएंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मुझे आप बताइए दूसरी चीज क्या कही। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि अगर बालकों की संख्या अगर बालिकाओं की संख्या 10 है तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, 18। बालिकाओं की संख्या अगर 10 है तो बालकों की संख्या कितनी है, बालिकाओं से 8 अधिक है। 8 अधिक मतलब 18, यानी कि अगर बालिकाओं की संख्या अपन ने 10 मानी तो बालकों की संख्या कितनी जाएगी, 10 + 8, यानी कि 8 अधिक हो जाएगी। तो हम वही चीज यहाँ पर करने जा रहे हैं कि प्रश्न हमसे दोबारा कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ, कि बालकों की जो संख्या है ना, बालकों की जो संख्या है वह बालिकाओं की जो संख्या है उससे कितना अधिक है बताओ, 8 अधिक है। यानी कि बालिकाओं की संख्या में अगर मैं 8 जोड़ दूं ना तब जाके मुझे किनकी संख्या मिल जाएगी बताओ, बालिकाओं की संख्या मिल जाएगी। और बताओ बालकों की संख्या कितनी है बताओ, b, यही मानी थी हमने। और बालिकाओं की संख्या कितनी थी बताओ, g। तो b यानी कि बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या g + 8। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि बालकों की संख्या यानी बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से भी 8 अधिक है। यानी कि अगर b मुझे प्राप्त करना है तो मैं क्या करूँ, लड़कियों में 8 और जोड़ दूं तो मुझे लड़कों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा, फिर मैं इधर से थोड़ा रफ करूंगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब मुझे आप बताइए, मैं इसमें b और g का मान रख दूं, कौन सा वाला, x वाला, है ना, ताकि यह इक्वेशन मुझे x के रूप में मिल जाए। और जैसे x के रूप में हमें समीकरण मिलेगी, क्वेश्चन 2.1 का बन जाएगा, यानी कि x को हल करने का। तो आइए करते हैं, सीखते हैं। b का मान कितना है बताओ, 7x/5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7x/5 बराबर में कितना है बताओ, g है। और g की वैल्यू कितनी है बताओ, x। तो मैं यहाँ लिखूंगा x। प्लस में कितना चल रहा था, 8। आइए x को इधर ले जाइए, तो 7x/5 - x = 8। अब आप मुझे बताइए एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम लेना आपको आता है। 5 और 1 का एलसीएम अभी मैंने बताया था 5 होता है। 5 के बाद 5 में 1 बार, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7x - 1 का बार 5 में 5 बार, और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 5x बराबर में 8। अब मुझे आप बताइए 7 में से 5 गए तो 2x/5 = 8। अब मुझे बताइए x को आपको क्या रखना है, तो 5 उधर चला जाएगा ऊपर,
और 2 नीचे आ जाएगा। और 2 से 8 कितने बार करता है बताओ? 4 बार। तो x का मान कितना आ गया? 5 और 20। तो यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। अच्छा, x का मान कितना आ गया? 20, यानी कि बालिकाएं। x क्या माना था अपन ने? g क्या था बताओ? बालिकाओं की संख्या थी। किनकी संख्या थी बताओ? बालिकाओं की संख्या थी। तो बालिकाओं की संख्या x कितनी आ गई? 20। अब बालिकाएं 20 है तो बालक कितने थे? इनसे 8 अधिक थे, यानी कि बालिकाएं अगर 20 है तो बालक कितने हो जाएंगे बताओ? 28 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है बताओ? x हमने मानी थी, कितनी आयु बताओ? 20। तो बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 20 तथा बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 20 में मैं क्या कर दूं? 8 और जोड़ दूं। कहा था ना हमने कि बालकों की संख्या कब आएगी? जब मैं बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ दूंगा, यानी कि मैं बालिकाओं की संख्या में क्या जोड़ दिया मैंने? 8। तो बालकों की संख्या कितनी आ जाएगी बताओ? 28। अब बताओ मुझे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे बताओ? कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे? जितने बालक और बालिकाएं होंगी, यानी कि मैं बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं दोनों की संख्या को मैं जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ? कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी कक्षा में। तो बताओ बालकों की संख्या कितनी है बताओ? 28। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 28 प्लस बालिकाओं की संख्या कितनी है बताओ? 20। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20। अब बताओ 28 और 20 कितने होते हैं बताओ? 48। तो बताओ उस क्लास में कुल कितनी संख्या थी बताओ? 48 थी। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आप करना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 15 वर्ष बाद आयु वाला क्वेश्चन आ गया जो आप चाह रहे थे अभी तक। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें यह लग गया कि हमें रवि की आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट लाइन में कि रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हम वही चीज यहाँ पर मानेंगे। यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है आपका कि माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है बताओ? x वर्ष है, यानी कि 25 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, इस प्रकार से माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। अच्छा, हम ये क्यों मानते हैं ये आपको पता है ना? क्योंकि हम इस इबारत को समीकरण के रूप में बनाना चाहते हैं ताकि हम समीकरण को प्राप्त करके उसको हल कर लें। इसलिए हमें इस रवि की आयु को x मानना पड़ा। और x कहाँ से मानते हैं, यानी कि x किसको मानते हैं? मैंने आपको बता दिया है, हमें x है ना वो जो लास्ट लाइन है ना उसमें से ढूंढना है। लास्ट लाइन क्या थी? रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हमने उसी को ही क्या मान लिया? x मान लिया कि माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब जो जो प्रश्न कहता जा रहा है वो हम करते जाएंगे। तो प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखिए आप, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखो ध्यान से कि 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष बाद क्या होगा? रवि की जो आयु होगी ना, तो बताओ अभी रवि की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 15। अरे जब हमारी मान ले अभी किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 25, 10 प्लस 15 यानी कि 25 वर्ष। अरे जब कोई व्यक्ति अभी 10 वर्ष का है, अब उससे कहे कि 2 वर्ष बाद तेरी उम्र कितनी हो जाएगी? तो वो क्या करेगा? 10 में 2 जोड़ देगा तो कह देगा 12 वर्ष। तो बताओ 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? वो कितनी जाएगी? x में मैं क्या जोड़ दूंगा? 15। तो आगे हम एक बार इस चीज को लिखते तो सही है कि रवि की आयु 15 वर्ष बाद क्या कितनी हो जाएगी? उसकी जो वर्तमान आयु है ना उसको 4 से गुणा करने पर उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु
रवि की वर्तमान आयु में अगर 15 जोड़ा जाए तो रवि की वर्तमान आयु में अगर मैं 15 जोड़ूं तो 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु होगी वह उसकी वर्तमान आयु की कितनी गुनी होगी बताओ? 4 गुनी होगी। यह वो कहना चाहता है कि वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। तो अब हम लिख देते हैं रवि की वर्तमान आयु कितनी है बताओ? x। तो मैंने यहाँ से x को उठा के रख दिया, प्लस में 15 था इसे 4 यहाँ था इसे वर्तमान आयु वापिस से x मान लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x। x को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 15। 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3x बराबर 15। तो बताओ यहाँ से x का मान कितना आ गया? 15/3 और 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो x का मान कितना आ गया बताओ? 5 वर्ष आ गया। यानी कि हम लिखेंगे लास्ट में अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी होगी बताओ? 5 वर्ष होगी। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद जय भारत।